हेलो एवरीवन, दिस इज देवांग करोड़ा। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप क्लास 11th की बेस्ट तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाले 2 साल खराब ना हो, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ जेईई, नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएं, आप चाहते हैं कि 11th और 12th के बाद आपको आपका मनपसंद कॉलेज मिल पाए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो क्लास 11th के बच्चे जो अभी अभी क्लास 10th पास करके यहाँ पे आए हैं, उन्हें मैं सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि आपका कंपटीशन लेवल क्या रहने वाला है। क्लास 11th और 12th के बाद मेन जो बच्चे हैं, या तो वो जेईई के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, या फिर वो नीट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, और हो सकता है कुछ स्टूडेंट किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करें। तो ये जो एग्जाम है जेईई की बात करते हैं, इसमें लगभग 15 से 16 लाख बच्चे इस एग्जाम के लिए अपीयर होंगे। नेशनल लेवल का एग्जाम है, इंडिया के किसी भी कोने से बच्चे इसके लिए अपीयर होते हैं। और वो बच्चे जो इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, या फिर कहा जाए वो बच्चे जिन्हें अच्छा कॉलेज मिल पाता है, उनकी संख्या लगभग 15 से 16 हजार ही होती है। तो देखा जाए तो 15 से 16 लाख बच्चों में से 15 से 16 हजार बच्चे ही इस एग्जाम को क्रैक कर पा रहे हैं। मतलब केवल 1% बच्चा ही ऐसा है जो सक्सेसफुल होकर के अच्छा कॉलेज प्राप्त कर रहा है। सेम टू सेम सिनेरियो नीट के लिए भी लागू होता है। मेरा मकसद आप सभी को डराना नहीं है, मेरा मकसद आप सभी को अवेयर करना है, क्योंकि क्लास 10th में जिस मेंटेलिटी के साथ आप बच्चों ने पढ़ाई की है, जिस कंफर्ट जोन में आप सभी रहे हैं, वो बिल्कुल क्लास 11th में अलग होने वाला है। एक तरह से मैं अगर आपको आइडिया दूं, तो क्लास 10th की जो पूरी बुक है, वो यहाँ पर एक चैप्टर के बराबर होने वाली है। तो काफी बड़ा चैप्टर, काफी बड़ा यहाँ पर चैप्टर, सॉरी, काफी बड़ा यहाँ पर आपका कोर्स होने वाला है, और काफी टफ भी होने वाला है। तो बच्चों के दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस क्लास 11th के स्टार्ट में आते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को हम कैसे चूज करें, क्या स्टडी मटेरियल हम इसके लिए ऑप्ट करें, क्या टाइम टेबल हम इसके लिए बनाएं, कौन सी रेफरेंस बुक्स हम लें। तो बहुत तरह के क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आते हैं। तो एक एक करके सभी पर हम यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट। जैसे कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैं आपको विशेषता बताता हूं कि अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे एडमिशन के लिए आता है, तो उसे डे 1 से ही प्रॉपर शेड्यूल प्रोवाइड करवाया जाता है। उसे एक पेपर दिया जाएगा, उस पेपर पर प्रॉपर शेड्यूल होगा। कैसे, आओ समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा आया, तो सबसे पहले उसे यह बताया जाएगा कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, उसमें कितने टोटल चैप्टर्स इंक्लूड हैं। ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, कितने टोटल चैप्टर्स उसे पढ़ने हैं, प्रत्येक चैप्टर के लिए कितने लेक्चर्स उसे पढ़ने होंगे, कितने लेक्चर्स यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगेंगे। हो सकता है किसी चैप्टर के 5 लेक्चर्स हो सकता है किसी चैप्टर के 3 लेक्चर्स हो। लेक्चर्स की स्टार्ट डेट क्या होने वाली है, एंड डेट क्या होने वाली है, डीपीपीज कितनी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। डीपीपी मींस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। बच्चे के कितने टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, बच्चे को कब कब और कितने मॉड्यूल प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये कंप्लीट जानकारी बच्चे को डे 1 पर ही पता होनी चाहिए, ताकि उसे पता हो कि कितने चैप्टर्स हैं और कितना टाइम उसे लगने वाला है। हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर अप्रैल या मई में कोई बैच स्टार्ट होता है, तो 10 से 15 दिसंबर तक वो कंप्लीट कोर्स हमारा एक बार कंप्लीट हो जाए विद टेस्ट एंड विद मॉड्यूल्स, ताकि बच्चा एनुअल एग्जाम में जाने से पहले 2 से 3 बार उस कोर्स को रिवाइज करके जा सके। तो बच्चे को सब कुछ डे 1 से ही पता होगा, तो उसके लिए आगे बहुत आसान होगा। उसे उसकी मंजिल पहले दिन ही पता होनी चाहिए कि उसे पूरा क्या करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रॉपर शेड्यूलिंग है, हमारी क्लासेस पूरी कंसिस्टेंट और कंटिन्यू लगेंगी। नेक्स्ट जो बच्चों के दिमाग में एक डाउट होता है, उसकी बात करते हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। बच्चे सोचते हैं कि इतना टाइम स्कूल में देना है, घर के भी काम है, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतनी देर लगाएंगे, तो आखिर खुद के लिए कब पढ़ेंगे, या इतना टाइम कैसे मैनेज कर पाएंगे। ये बहुत बच्चों के मन में डाउट होता है। जब भी बच्चे साइंस लेते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि आपको बहुत देर पढ़ना पड़ेगा। तो टाइम टेबल को कैसे मैनेज करना है, तो वो अब हम आगे देखते हैं। जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो बहुत से आईआईटीएंस हैं, या बहुत से ऐसे बच्चे जो डॉक्टर बन चुके हैं, या बहुत से ऐसे बच्चे जो बहुत ऊंची पोस्ट पे जा चुके हैं, उन्होंने क्या टाइम टेबल फॉलो किया होगा या किया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो टाइम टेबल देखिए, किसी भी बच्चे के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। बच्चे के पास, प्रत्येक ह्यूमन के पास ही क्या होते हैं, 24 घंटे होते हैं दिन में। 24 में से ये मान लेते हैं कि बच्चा 8 घंटे उसे स्लीप के लिए चाहिए, सोने के लिए चाहिए। 4 घंटे मान लेते हैं कि बच्चे को जो अदर एक्टिविटीज हैं उसकी, खाना पीना, नहाना, घर के काम, या जो भी उसकी अदर एक्टिविटीज हैं, मान लेते हैं उसे 4 घंटे उसके लिए चाहिए। अब बचे 12 घंटे। इस 12 घंटे को किस तरह से मैनेज करना है। तो सबसे पहले स्कूल, बच्चे को स्कूलिंग जरूरी है। 5 से 6 घंटे बच्चे को स्कूल में स्पेंड करने पड़ते हैं। उसके बाद कोचिंग, 3 से 4 घंटे बच्चे को कोचिंग के लिए स्पेयर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट ये जो 2 से 3 घंटे बच रहे हैं,
ये जो 2 से 3 घंटे हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि 1% बच्चे ही ऐसे हैं जो एग्जाम क्रैक कर रहे हैं और उनके पास ये क्वालिटी है। 100% बच्चों के पास ये क्वालिटी भी होगी, ये भी होगी, लगभग सभी के पास ये क्वालिटी होती है। हर बच्चा स्कूल में भी अच्छे से पढ़ के आता है, कोचिंग में भी अच्छे से सुन लेता है, पर ये क्या है, ये रामबाण है, इसका नाम है सेल्फ स्टडी। ये हर बच्चा इसके लिए टाइम नहीं निकाल पाता और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेल्फ स्टडी। अगर बच्चे ने स्कूल में भी पढ़ लिया है, कोचिंग में भी पढ़ लिया है, तो उसने खुद से पढ़ने में टाइम दिया है नहीं दिया, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सेल्फ स्टडी पे मैं आपके 5 मिनट लेना चाहूंगा कि सेल्फ स्टडी किस प्रकार से करनी है बच्चे को। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं अपने। मान लीजिए कि एक बच्चा है, वो कोई ए सब्जेक्ट पढ़ रहा है, आज डेट 27 है और मान लीजिए आज उसकी 2 घंटे की क्लास लग रही है। अब मान लीजिए कल उसकी ये क्लास नहीं है, कल कोई और क्लास है, उसकी नेक्स्ट क्लास मान लेते हैं इसी सब्जेक्ट की नेक्स्ट क्लास 29 को है, तो बीच में लगभग उसको 2 दिन का टाइम मिल गया ना। तो इन 2 दिनों में उसे क्या करना है, कम से कम 3 बार उसे रिवीजन करना है, कम से कम 3 बार उसे इसका रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे होगा, सबसे पहले उसे क्या करना है कि अपने घर पे जाके जो भी सर ने इन 2 घंटों में करवाया है, उसके कुछ ना कुछ स्टूडेंट ने हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे या कुछ ना कुछ उसे क्या होगा, स्टडी मटेरियल मिला होगा इंस्टीट्यूट से। तो सबसे पहले उसे क्या करना है कि ये जो नोट्स उसे मिले हैं, इस तरह से उसके पास नोट्स होंगे, इस नोट्स में सबसे पहला काम उसे करना है क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। क्वेश्चंस फ्रेम करने का मतलब ये, मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है इस पेपर के ऊपर, तो उसे सबसे पहला काम करना है क्वेश्चंस फ्रेम। अब ये होता क्या है कि आपके पास एक पेपर आ गया, उस पेपर पर जो लिखा हुआ है आप क्लास में पढ़ चुके हो। अब आपको क्या करना है कि उस पेपर में आपको जो क्वेश्चंस ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन बन सकता है, इसके अंदर से कुछ भी हो सकता है, वाई हो सकता है, वट हो सकता है, हु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसे आप यहाँ पे रेड पेन से छोटा सा लिख दीजिए। खाली एक पेपर की बात होती है, आपने एक पेपर पढ़ा, उसमें से जो भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन बन सकता है वो आपने यहाँ साइड में लिखते रहे। हो सकता है कि एक पेपर से 4 क्वेश्चन मिल जाए, 2 मिल जाए, कुछ भी हो सकता है उसमें क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्वेश्चन खुद से बना लेने हैं, क्वेश्चन को फ्रेम करना है। सेकंड पार्ट आपको क्या करना है, क्वेश्चन फ्रेमिंग के बाद जो भी आपको क्लास में करवाया गया था सर के द्वारा, उसमें से कुछ ना कुछ फॉर्मूला या डेफिनेशंस जरूर आए होंगे, आपको इनको अलग करना है। कोई जो भी फॉर्मूला या डेफिनेशन सर ने यूज किए हैं या जो भी नोट्स में हैं, उन्हें हमें पहले तो लर्न करना है, फिर एक बार उन्हें रफ पेपर पर लिख करके जरूर देखना है। तो इस तरह से ये वाला जो काम आपने घर पे किया, इसको लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा कि जो भी सर ने करवाया हमने उसे स्टडी किया, उसके क्वेश्चंस फ्रेम किए और जितने भी फॉर्मूला और डेफिनेशंस थे हमने उन्हें अलग से प्रायोरिटी देते हुए उसे रिवाइज कर लिया है। तो इसमें 1 से 1.5 घंटा बच्चों सभी का लग जाता है। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या होगा, ये करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये ध्यान रखना, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, मान लीजिए आपकी शाम के वक्त क्लास लगी और आपने रात को जाकर के 1 से 1.5 घंटा उसे पढ़ लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठते हो तब आपको 30 मिनट और निकालने हैं और अब आपको क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा या जो भी आपको पढ़ाया गया उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करोगे कि आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी बुक्स हैं, उसको आप साइड में रखेंगे, एक रफ पेपर लेंगे और आप यह याद करने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमें सर ने पढ़ाया था क्या वो मुझे याद है या नहीं। आइज बंद करके आप याद करोगे, जो जो आपको याद आएगा वो आप उस पेपर पर लिखते रहोगे। हिंदी में इसे कहते हैं मनन करना, है ना, किसी बात को सोचना। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये लर्निंग का, कि किसी चीज को हम क्या करें, उसका एनालिसिस करें, उसका मनन करें। इस समय हमारे पास कोई भी बुक्स या कोई भी स्टडी मटेरियल हमारे आसपास नहीं होगा, हम खुद को चेक कर रहे हैं कि जो हमने पढ़ा था कल रात को क्या वो आज सुबह तक हमें याद है या नहीं है। जो बच्चे ऐसा करते हैं ना, उनका क्या होता है कि उन्हें बहुत ही स्टेबल नॉलेज मिलती है। स्टेबल नॉलेज का मतलब वो 2-3 साल तक उस चीज को नहीं भूलते हैं, या फिर 2-3 साल बाद भी अगर वो उसे पढ़ेंगे ना तो एक बार क्विक रीडिंग करने पर ही उन्हें सब याद आने लग जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 30 मिनट आपको इसके लिए जरूर देते हैं। एक पार्ट और बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी क्लास स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले, आपकी क्लास स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले, जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है ना आपकी, इससे 15 मिनट पहले आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस आपने फ्रेम किए थे, वो तो रेड पेन से आपके पास लिखे हुए हैं ना पेपर के साइड में, उनको एक बार क्विकली आपको देखना है और याद कर लेना है कि क्या क्वेश्चंस थे और इनके क्या आंसर्स थे। 15 मिनट पहले, कोई भी क्लास शुरू होने के 15 मिनट पहले या घर से 15 मिनट निकलने से पहले आपको ये चीज 15 मिनट पहले ये चीज आपको और देखनी है। तो ये 2-3 कुछ टेक्निक्स हैं, क्वेश्चंस फ्रेमिंग करना, फॉर्मूला रिवाइज करना, खुद से ही एनालिसिस करना। अगर ये टेक्निक्स बच्चों आप अगर सेल्फ स्टडी में आजमाते हो तो मैं ये 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि जब भी आप इस नेक्स्ट क्लास में जाएंगे ना, तो आप 95 से 97% बच्चे जो वहां पे बैठे हैं उनको आप बीट कर चुके होंगे, उनसे आप आगे निकल चुके होंगे। क्योंकि ये वाला सेल्फ स्टडी वाला काम हर बच्चा नहीं करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। सेल्फ स्टडी के बाद बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अभी तो वैकेशंस चल रही हैं, हम वैकेशंस के बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट करेंगे और वो इसे डिले करते रहते हैं। तो मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है कोई ए, एक स्टूडेंट है ए, ये मान लीजिए कि अप्रैल लास्ट में या फिर मई स्टार्ट में क्लासेस ज्वाइन करता है। इसे प्रॉपर एक शेड्यूल दिया जाएगा, उस शेड्यूल में क्या होगा, सब मेंशन होगा कि आपकी कितने दिन कितने घंटे की क्लास लगने वाली है। तो मतलब ये देखेगा कि कभी तो मेरी 2 घंटे की क्लास है, कभी 3 घंटे की है, कभी 2-2-3, लगभग इतने इतने घंटे उसे क्लासेस में पढ़ना पड़ेगा। और अगर कोई बच्चा जून में या जुलाई में या इसके भी बाद सीरियस होता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आता है, तो इसका भी कोर्स पूरा हो जाएगा। इनका कोर्स भी 10 से 15 दिसंबर तक कंप्लीट होना है, इनका कोर्स भी 10 से 15 दिसंबर तक कंप्लीट होना है। बट इनकी क्लासेस क्या होंगी, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, इस तरह से इनकी क्लासेस होंगी। वर्कलोड ज्यादा होगा, है ना। सेल्फ स्टडी के लिए समय क्या होता रहेगा, कम निकलेगा। तो बच्चों आपने बहुत अच्छे स्ट्रीम को चुना है, साइंस स्ट्रीम को चुना है, बहुत ही सक्सेसफुल फ्यूचर है इसके अंदर, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इसके अंदर। तो आपको अभी से ही थोड़ा इसके लिए सिंसियर रहने की जरूरत है। सीरियस नहीं रहना है, सिंसियर रहना है अपनी पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पर जो भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उनकी सभी डिटेल्स आपको वीडियो के लास्ट में, टाइमिंग्स और डेट्स सब उसकी वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगी। तो आइए हम सभी मिलकर कुछ बड़ा हासिल करते हैं। थैंक यू सो मच।